वेलकम ऑल बच्चों। कल का जो वीडियो था उसमें हम लोग पहुंचे थे कॉर्डेड वाइंडिंग और उससे रिलेटेड कॉर्डिंग फैक्टर पे। और ये बात हुई थी कि हम लोग कॉर्डिंग एंगल 30 डिग्रीज रखते हैं। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकल डिग्री 30 डिग्री इलेक्ट्रिकल, इसलिए कि ये किसी हार्मोनिक एलिमिनेट तो नहीं करता है cos 30 डिग्री, लेकिन बेल्ट हार्मोनिक्स को इक्वली रिड्यूस कर देता है। फिफ्थ और सेवेंथ हार्मोनिक इक्वली रिड्यूस कर देता है। अब देखो, थर्ड हार्मोनिक के बारे में मैंने बताया था, हालांकि फ्लक्स डेंसिटी में हार्मोनिक्स थर्ड ही सबसे ज़्यादा एम्पलीट्यूड का होगा, लेकिन थर्ड हार्मोनिक लाइन वोल्टेज में आएगा ही नहीं, चाहे स्टार हो चाहे डेल्टा हो। ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ पिछले वीडियो में, उसको देख लेना। फेज में थर्ड हार्मोनिक होगा और उससे एसोसिएटेड जो कॉर्डिंग फैक्टर होगा वो कितना होगा? cos n अल्फा बाई 2। याद करो, n is equal to 3, third harmonic, alpha is equal to 30 degrees, is 90 डिग्री, डिवाइड बाई 2 cos 45 डिग्रीज। cos 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, मतलब 0.707। तो 70% थर्ड हार्मोनिक होगा, 70% थर्ड हार्मोनिक होगा, मतलब जो उसका पीक हो सकता था उसका 70%। सो वी डोंट बॉदर, हम लोग बॉदर नहीं करते हैं, इसलिए कि चाहे वो स्टार हो चाहे डेल्टा हो, लाइन में तो होगा नहीं, फेज में होगा। अब फेज में होगा तो हम लोग कभी कभी उसका फायदा भी उठा लेते हैं, ये तुमको बाद में पता चलेगा। पावर सिस्टम वाले, अब मैं नहीं जानता कि वो लोग पढ़ाएंगे कि नहीं, जनरेटर प्रोटेक्शन में आमतौर पर जनरेटर होता है वो स्टार कनेक्टेड ही होता है, मैं बता चुका हूँ। उसमें 100% स्टेटर अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन के लिए कभी कभी थर्ड हार्मोनिक का ही जूस यूज करते हैं वोल्टेज का। खैर, वो सब बाद की चीज़ें हैं, छोड़ो, पावर सिस्टम वाले पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे, नहीं तो नहीं पढ़ाएंगे, कोई इतनी ज़रूरत भी नहीं। लेकिन मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ कि थर्ड हार्मोनिक के लिए हम लोग बॉदर नहीं करते हैं और कभी कभी उसका फ़ायदा भी उठा लेते हैं। चलो, तो वो था कॉर्डिंग फैक्टर, समझ गए? तो कॉर्डिंग फैक्टर का जो एडवांटेज था, कॉपर सेविंग, तो मीन लेंथ ऑफ ईच टर्न कम हो गया तो कॉपर सेविंग हो गई, ज़ाहिर लंबाई कम हो गई तो रेजिस्टेंस कम हो गया, तो कॉपर लॉस भी कम हो गया, तो मशीन भी ज़्यादा एफिशिएंट होगी। लेकिन उससे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो सिग्निफिकेंट होता है वो ये होता है कि बेल्ट हार्मोनिक्स को हम लोग इक्वली रिड्यूस कर लेते हैं। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। तुमको याद होगा कि मैंने कहा था कि कॉर्डिंग के बाद जनरेटेड फेज वोल्टेज जो आया था उसका एक्सप्रेशन चेक कर लोगे, EPH is equal to KC, where KC is the cording factor, into root 2 pi F phi into NPH, volts per phase. That was valid for corded but concentrated winding. Concentrated winding का मतलब मैंने तुमको समझा दिया था, एक ही स्लॉट में जितने टर्न्स हैं उनके कंडक्टर को डाल दो,
अब जाहिर है मत पर पोल की मैं बात कर रहा हूँ, 2 पोल की अगर मशीन है तो एक ऊपर का स्लॉट है, एक नीचे का स्लॉट है, तो उसी में सारे टर्न्स लपेट दो। पहला टर्न, दूसरा टर्न, तीसरा टर्न, चौथा टर्न, पांचवा टर्न, सारा का सारा टर्न उसी में खत्म कर दो। उसको कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग। इसलिए कि स्पेस में, स्पेस है ना बेटा, 360 डिग्री का स्पेस है पूरा। देखो, पूरा 360 डिग्री का स्पेस है ये पूरा। उसमें हमने, मान लो कि स्टेटर बोर है, इसके ऊपर स्टेटर का आयरन होगा, तो यहाँ इसी यहीं जो स्लॉट बनाया है, इसी स्लॉट में हमने सारा का सारा टर्न डाल दिया। नेचुरली उसके अपोजिट पोल पर भी ऐसी स्लॉट बनाया। उससे क्या होगा उसके बारे में मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। ठीक है, तो अब मैं ओपन बोर्ड की तरफ जा रहा हूँ तुमको समझाने के लिए। देखो, मान लो कि एक रोटर जो है उसका नॉर्थ पोल घूम रहा है। ऐसे एक रफली फिगर बना रहा हूँ तुमको, बहुत अच्छा फिगर नहीं बनेगा, डोंट बॉदर अबाउट दैट। ये जो पोल है ये नॉर्थ पोल है रोटर का, ये नॉर्थ पोल है। ये मान लो कि नॉर्थ पोल है। ये घूम रहा है इस तरफ, इसका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज जैसे हम लोग लेते हैं वैसे ही ले लिया। ये घूम रहा है, इसके सामने है एयर गैप, और एयर गैप के बाद है स्टेटर का बोर। स्टेटर का बोर है मान लो कैसा, ये स्टेटर है। इसमें हम एक स्लॉट काटते हैं, मान लो यहाँ स्लॉट काटते हैं। इसको मिटा दो थोड़ा सा। चलो बड़ा ही स्लॉट बना देते हैं ताकि तुमको समझने में आसानी हो। ये है मान लो स्लॉट, ये ऐसे ये स्लॉट बनाना शुरू किया। अब तुम सोच लो मैं इतना ऊंचा क्यों बना रहा हूँ। तुम सारे नंबर ऑफ टर्न्स इसी में घुसाने वाले हो। ये मान लो कि इसका स्लॉट है। जो स्टेटर का कोर है वो जाहिर है इस तरफ होगा। कितना पतला रखोगे, कुछ तो रखोगे ना भाई, मोटाई इसकी, आयरन तुमको देना है। ये है स्टेटर, स्टेटर कोर कह लो इसको। स्टेटर कोर, ये सारा आयरन है, ये पूरा एरिया आयरन का है। हम एक ही स्लॉट को दिखा रहे हैं इसलिए कि तुम कॉन्सेंट्रेटेड बाइंडिंग यूज कर रहे हो तो सारे टर्न्स तो इसी में रखोगे ना। तो इसी में जितने भी टर्न्स तुमको देना, मान लो 5 टर्न देना है, 5 टर्न पर फेज तुमको देना है, तो 5 टर्न का मतलब है कि 5 मरतबा तुमको घूमना है।
अब मैं यहाँ पर तुमको कुछ गोल गोल टर्न बना करके दे रहा हूँ। ये कंडक्टर है, या मान लो कि 1 हो गया। अब इसी के ऊपर तुम 2 को रखोगे, ये 2 हो गया। इसके ऊपर 3 होएगा। साइज के लिए बॉदर नहीं करो, 5 टर्न मैं दिखाना चाह रहा हूँ, इसलिए इसी में मैं घुसाऊंगा। ये 4 हो गया, और ये 5 हो गया। इसी तरीके से साउथ पोल के सामने भी इसका रिटर्न होगा। जैसे 1 का 1 डैश हो जाएगा, 2 का 2 डैश हो जाएगा, 3 का 3 डैश हो जाएगा, 4 का 4 डैश हो जाएगा। समझो कि ये 5 टर्न पर फेज तुमने सारा का सारा इसी में डाल दिया। अब देखो, सारे टर्न्स इसमें डालोगे तो इनको एकोमोडेट करने के लिए स्लॉट की जो डेप्थ है वो बढ़ानी पड़ेगी ना। इसी में अगर डालोगे एक के ऊपर एक के ऊपर, तो स्लॉट की डेप्थ, गहराई बढ़ानी पड़ेगी ना, राइट। तो अब देखो, ये जो कंडक्टर 1 है, इसको टॉप ऑफ द स्लॉट कहा जाएगा। टॉप ऑफ द स्लॉट का मतलब ये है कि सबसे पहले अगर निकलना होगा तो ये बाहर निकलेगा। और ये सभी टर्म याद रखो, तुम लोग इसमें खूब गड़बड़ी करते हो। और ये जो कंडक्टर नंबर 5 है, इसको कहा जाएगा कि ये बॉटम ऑफ द स्लॉट पे है, सबसे बाद में निकलेगा। इसलिए कि आसपास में तो आयरन है। एयर गैप की तरफ, ये एयर गैप है तुम्हारा, ये है एयर गैप, ये एयर गैप है, एयर गैप। तो पहली बात तो तुम ये समझ लो कि अगर इतने सारे टर्न्स एक ही स्लॉट में आपको करने होंगे, तो तुमको ये कोर का जो साइज है, कोर की खुद की जो मोटाई है, वो कितनी ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब है कि ढेर सारा आयरन तुम यूज करोगे, और यूटिलाइज कितना करोगे। एक्टिव कंडक्टर जो वोल्टेज इंड्यूस करता है, जो वोल्टेज जनरेट करता है एक्टिव कंडक्टर, वो तो सिर्फ यहाँ है। तो सारा जो आयरन तुमने दे दिया, उसका इफेक्टिव यूजेज तो हुआ नहीं। तुमको हम बताया था कि जहां भी कोर हम लोग यूज करते हैं, उसका मेन फंक्शन ये होता है कि एक तो मैग्नेटिक पाथ को, लो रिलक्टेंस का पाथ दे दे मैग्नेटिक फ्लक्स को। दूसरा यह है कि टू एकोमोडेट एंड मैकेनिकल सपोर्ट द वाइंडिंग्स, आर्मेचर वाइंडिंग को सपोर्ट करता है। ट्रांसफार्मर का देखो, जनरेटर का देखो, मोटर का देखो, हर जगह इसका काम यही है। तो अब यहाँ उस काम के लिए इतना मोटा तुमको कोर यूज करना पड़ा, और इसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन तुम कर नहीं रहे हो। बहुत से बेकार है। एक्टिव स्ट्रक्चर सर यहाँ है, सिर्फ तुम्हारा 1 2 3 4 5 एरिया का कोर यूज हुआ। पहली बात, इसका मतलब ये है कि आप कोर के मटेरियल को बर्बाद कर रहे हैं। अब आगे चलिए, आगे ये चलिए कि देखिए, नॉर्थ से जो फ्लक्स निकलता है, मैं तुमको दिखाऊं, रेड से दिखाता हूं। नॉर्थ से जो तुम्हारा फ्लक्स निकलता है, मान लो कि यहां से निकला, एक साइड से दिखा रहा हूं, तो ये रिटर्न सबसे पहले इधर ही से होना चाहेगा, है ना। एक ही साइड दिखा रहा हूं। तो इधर से इसको रास्ता छोटा मिल रहा है, ज्यादातर फ्लक्स इधर से जाएगा। इसलिए कि फ्लक्स लो रिलक्टेंस पाथ को फॉलो करता है। समझ गए।
तो जितना तुम इससे दूर होते चले जाओगे वैसे वैसे तुम्हारा फ्लक्स जो है वो कम होता चला जाएगा। जैसे मान लो कि यहाँ इसको जाना है तो ये वैल्यू नेचुरली कम होगा। जिसका मतलब यह है कि जब नॉर्थ पोल इसको काटना शुरू करेगा तो सबसे ज्यादा फ्लक्स नंबर 1 काटेगा, सबसे ज्यादा वोल्टेज इसमें होगा। उससे कुछ कम 2 काटेगा तो 1 से कम वोल्टेज 2 में होगा, 2 से कम 3 में होगा, 3 से कम वोल्टेज 4 में होगा। जो बेचारा बिल्कुल बॉटम ऑफ द स्लॉट में है वो तो तमन्ना ही करता रहेगा ना कि काश हमारे पास भी कोई फ्लक्स आता, हम में भी वोल्टेज जगाता। तो तुम जुल्म कर रहे हो ना। जो कंडक्टर एयर गैप के सबसे नजदीक है वो मैक्सिमम फ्लक्स काट रहा है, सबसे ज्यादा वोल्टेज हो रहा है, तो तुमने उसका एडवांटेज बहुत ज्यादा दे दिया ना। और सबसे बदनसीब कौन है? नंबर 5 इंतजार ही कर रहा है कि मेरे पास कोई फ्लक्स आएगा, हम में वोल्टेज जगाएगा। ये बात गलत है। आप राजा हैं, बेइंसाफी नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग वाइंडिंग के कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रखते हैं, समझ गए? इसलिए वाइंडिंग कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रखते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, समझ गए? इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग यूज करते हैं। मतलब अलोंग द पेरीफेरी स्लॉट्स काटते चले जाते हैं। जैसे 5 स्लॉट तुमने डेप्थ में सारे कंडक्टर डाल दिए थे ना एक ही स्लॉट में, हम स्लॉट यहाँ भी काटेंगे, यहाँ भी काटेंगे, यहाँ भी काटेंगे। अलोंग द पेरीफेरी सरकमफ्रेंस के अराउंड स्लॉट काटेंगे और उसमें कंडक्टर्स डालेंगे। उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, समझे? उसी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। वही अब हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है बच्चों? तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग डिस्कस करने वाले हैं। जैसा मैंने तुमको अभी बताया, हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं डिफरेंट स्लॉट्स में। नेक्स्ट स्लाइड में देखोगे, और से देखो, मैंने उन पांचों को ऐसे डाल दिया अलोंग द सर्कमफ्रेंस। और से तुमने देखा ये आयरन अब तुम कितना कम यूज कर रहे हो, कितने हिस्से कम चल गया ना। तो स्टेटर के आयरन में कितनी बचत हो गई, है ना? इसलिए कि जो हमारे एक्टिव कंडक्टर्स हैं वो एकोमोडेट हो गए यहीं। मैं लेजर पॉइंटर निकालता हूं। तुम्हारे जितने भी एक्टिव कंडक्टर्स हैं, जाहिर है ये एक पोल के साथ मैं दिखा रहा हूं, इसका अपोजिट यहां भी होगा। 1 2 3 4 5 5 स्लॉट काट दिया। कंडक्टर नंबर 1, कंडक्टर नंबर 2, कंडक्टर नंबर 3 4 5 डाल दिया। मान लो, जाहिर है ये सिमेट्रिकल हम बनाते हैं, तो एंगल बिटवीन एडजेसेंट स्लॉट्स बीटा इलेक्ट्रिकल है। मान लो 2 पोल की मशीन है तो इलेक्ट्रिकल एंगल और मैकेनिकल एंगल सेम होगा। बीटा इलेक्ट्रिकल एंगल है बिटवीन एडजेसेंट स्लॉट्स। अब गौर से देखो, जब नॉर्थ पोल चलेगा इस डायरेक्शन में तो सबसे पहले ये 1 के सामने पहुंचेगा। 1 के सामने जैसे ही पहुंचेगा मैक्सिमम वोल्टेज 1 में होगा। उसके बाद ये बीटा एंगल के बाद ये 2 के सामने होगा। इसका मतलब यह है कि 2 का जो वोल्टेज है वो 1 के वोल्टेज से लैग करेगा बाय एन एंगल बीटा। जब इसके सामने नॉर्थ पोल पहुंचेगा तो इसमें पीक वैल्यू पर चला जाएगा। तो फेज डिफरेंस क्या होता है बेटा? फेज डिफरेंस क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन अचीविंग सक्सेसिव पीक वैल्यूज
तो सबसे पहले 1 पीक पे पहुंचा, उसके बीटा इलेक्ट्रिकल के बाद 2 पीक पर पहुंचा, उसके बीटा इलेक्ट्रिकल के बाद 3 का वोल्टेज पीक पर पहुंचा, उसके बीटा इलेक्ट्रिकल के बाद 4 का पीक पे पहुंचा, उसके बाद 5 का पीक पहुंचा। एक साथ पीक पे नहीं पहुंचा, जबकि कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग में उम्मीद ये थी कि सब पीक पे पहुंच जाएगा। हालांकि मैं तुमको बता चुका कि नंबर 5 जो है बेचारा रोता ही रहेगा कि हमारे पास फ्लक्स आए तब तो हम वोल्टेज जनरेट करें। लेकिन मान लो कि हम समझ लेते कि कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग में भी हर जगह फ्लक्स सेम जाता है, तो सबका एक पीक पे पहुंच जाता। लेकिन अब हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जिसका मतलब यह है कि अब वोल्टेजेस सक्सेसिव बीटा एंगल के फेज डिफरेंस पर चल रहे हैं। अब इस डायरेक्शन ऑफ रोटेशन के लिए 1 लीड्स 2, 2 लीड्स 3, 3 लीड्स 4 एंड 4 लीड्स 5। अगर इसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन उल्टा कर दें तो बोलो क्या होगा? इसी तरफ से देखो ना बेटा, उल्टा हो जाए, ये ऐसे घूमने लगे। तो नॉर्थ सबसे पहले 5 पे पहुंचेगा, तब 4 पे, तब 3 पे, तब 2 पे और तब 1 पे। डायरेक्शन रोटेशन से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए रिजल्टेंट में कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन हाँ, 5 का वोल्टेज लीड करेगा 4 से बाय एन एंगल बीटा, 4 का 3 से बाय एन एंगल बीटा, 3 का 2 से बाय एन एंगल बीटा, 2 का 1 से बाय एन एंगल बीटा। इस चीज को मैं तुमको अब नेक्स्ट डायग्राम में दिखा रहा हूं। पता नहीं तुम लोगों की ज्योमेट्री का स्ट्रेंथ क्या है, नॉलेज का। तुम लोग ये जानते हो कि सक्सेसिव कॉर्ड्स सर्किल में, सक्सेसिव कॉर्ड्स अगर बीटा एंगल के डिफरेंस पर चलते चले जाएं तो वो सारे कॉर्ड्स सेंटर पर भी एंगल बीटा बनाते हैं। ये बात जानते हो? अगर नहीं जानते हो तो देखो, नेक्स्ट स्लाइड में देखो, ये देखो। मान लो कि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज था, तो 1 का वोल्टेज ये है, 2 का वोल्टेज ये है, 3 का वोल्टेज ये है, 4 का वोल्टेज ये है, 5 का वोल्टेज ये है। 5 के लिए मैंने बनाया है, वैसे मैंने ये तो जनरल बनाया है, इसलिए यहाँ पर तुम जो डैश डैश देख रहे हो इसका मतलब कि n नंबर ऑफ स्लॉट्स हैं। समझ गए? तो अब ये एंगल बीटा ही सेंटर पे भी बनाता है हर कॉर्ड। समझ गए? बीटा बीटा, समझ रहे हो ना? अरे देखो, अब यहाँ पर पेन को यूज करने पर यह तो हमको तंग करेगा, लेकिन खैर ट्राई करता हूँ। देखो, ये जो वोल्टेज है, कहाँ गया? ये वोल्टेज है 1 का, ये वोल्टेज है 2 का। देखो ये हो गया ना चीज, ये ऐसी बदमाशी करता है। ये मान लो कि 3 का है, ये भी कर दिया इसने कांड। ये 4 का है, इसने छोड़ दिया। ये 5 का है, इसने कर दिया बदमाशी। तो देखो, 1 का वोल्टेज 2 से लीड कर रहा है बाय एन एंगल बीटा, 2 का 3 से बाय एन एंगल बीटा, और ये सब सेंटर पे बीटा एंगल बना रहे हैं। तो अब मैं तुमको इस बात को समझाता हूँ ओपन बोर्ड पर जाकर के एक बार फिर से, ठीक है? हाँ देखो, मान लो कि बीटा अल्फा बीटा लिखना आजकल मुश्किल हो गया। बीटा is angle between adjacent slots, angle between
adjacent slots. लिख लोगे तुम लोग, मुझे बार बार मत लिखवाओ. एंगल बिटवीन एडजेसेंट स्लॉट्स. एंगल बिटवीन एडजेसेंट स्लॉट्स. अच्छा, इसमें तुम लोग बहुत होशियार रहो कि ये कितना होता है. इसमें बहुत सारे बच्चे न्यूमेरिकल्स में खूब गलती करते हैं. देखो, मैं तुमको एक सीधी बात बताता हूँ, एकदम सिंपल तरीका. एक सर्किल में 360 डिग्री मैकेनिकल होता है ना. सो 360 डिग्रीज divided by total number of slots. Number of slots. Number of slots. ये तो हो गया मैकेनिकल, डिग्रीज मैकेनिकल. बीटा is equal to 360 degrees divided by total number of slots मैकेनिकल. इलेक्ट्रिकल एंगल इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जानते हो कि नहीं जानते हो? थीटा इलेक्ट्रिकल इज P by 2 times थीटा मैकेनिकल. ये हो जाएगा 360 degrees divided by total number of slots. Number of slots. ये हो गया इलेक्ट्रिकल. समझ गए? ये जो बीटा तुम्हारा है, ये P by 2 into 360 डिग्री नंबर ऑफ स्लॉट्स इलेक्ट्रिकल हो गया. ये हो जाता है, ये बड़े मजे की चीज है, 180 डिग्री divided by number of slots per pole. Number of slots, P नीचे आ गया तो पर पोल बन गया ना. नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल. ये होता है बीटा इलेक्ट्रिकल. समझ गए? अब इसका कंसेप्ट क्या है? देखो, एक पोल के सामने 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल हमेशा होता है. ये जानते हो कि नहीं जानते हो? जानते हो ना? एक पोल 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल कवर करता है. अगर 2 पोल की मशीन है तो 180 डिग्री मैकेनिकल भी कवर करता है. लेकिन अगर 4 पोल की मशीन हो तो 90 डिग्री मैकेनिकल में ही 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल कवर हो जाता है. बात समझते हैं आप लोग? नहीं समझते हैं तो फंडामेंटल जाके पढ़िए, पढ़ाया हुआ है मैंने, पुराने वीडियोस को जाके देखिएगा. समझे? तो जब एक पोल 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल कवर करता है तो उसके सामने जितने स्लॉट्स हैं उसे डिवाइड कर दो. नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल से डिवाइड कर दो तो एंगल बिटवीन एडजेसेंट स्लॉट निकल जाएगा ना. आसान है. तो या तो 180 डिग्री बाय नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल कर लो, और अगर नहीं समझ में आए तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स कर देना, और उसके बाद P by 2 से मल्टीप्लाई कर देना. गलती नहीं करना चाहिए. न्यूमेरिकल बनाते वक्त गलती बिल्कुल नहीं हो, इस बात का ध्यान रखो. समझ गए? अब चलो आगे. अब यहाँ पर जगह है नहीं, नेक्स्ट पेज बनाता हूँ. अब एक दूसरी चीज है कि हम कितने नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल पर फेज दे रहे हैं, उसका हम नाम दे देते हैं M. M is equal to
number of slots per pole per phase। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये है बच्चों, इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। ये नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल आपको पहले करना है और पर फेज बाद में करना है। m इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल, सांस ले लो, तोड़ो सांस, पर फेज। फॉर एग्जाम्पल तुमको बताते हैं, ईजी फॉर एग्जाम्पल तुमको याद होगा कि मैंने वो बदरपुर का अपना जनरेटर के बारे में बताया था तुम लोगों को, 210 मेगावाट वाला। वो तो बेचारा अब डिसमेंटल हो गया, लेकिन भाई वैसे जनरेटर सभी हिंदुस्तान में बहुत जगह हैं। उसमें जो नंबर ऑफ स्लॉट्स थे वो थे 60। नंबर ऑफ स्लॉट्स इज इक्वल टू 60। नंबर ऑफ पोल्स, 2 पोल की मशीन थी, टर्बो जनरेटर था। नंबर ऑफ पोल्स 2 और 3 फेज की मशीन थी। नंबर ऑफ phases 3। तो अब m क्या होगा, इसमें कभी गलती मत करना, मैं तुमको समझा रहा हूं, इस चीज को समझो। m इज इक्वल टू 60 बाई नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल। अब इसके बाद लगाओ ब्रैकेट और तब करो पर फेज। रिजल्ट 60 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 30। 30 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 10। अगर तुम ये ब्रैकेट नहीं लगाओ, मैं तुमको समझाता हूं, अगर तुम ये ब्रैकेट नहीं लगाओ और सीधा कोई ऐसे लिखे 60 बाई 30 बाई 2, तो उसके बाद बाई 3 कर दे। अब सोचो कि जिस आदमी ने ऐसे लिख दिया है, हमको क्या पता कि 2/3 पहले किया जाए कि 60/2 पहले किया जाए। इसको जो आदमी ऐसे कर दे, 60/2/3, रिजल्ट 180 बाई 2 कितना हो गया, 90। समझे ना? इसलिए नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल पर फेज ऐसे नहीं लिखना चाहिए। ज़्यादातर किताबें ऐसी ही लिखती हैं। मैंने एक किसी बड़े अच्छे ऑथर को देखा कि वो नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल पर फेज बोलता ही नहीं है, वो लिखता ही है नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल फेज। नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल डैश फेज, कोई गलती ही ना हो।
नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल डैश फेज। पोल नीचे आ गया ना बेटा, यहाँ पर नंबर ऑफ स्लॉट्स में पोल और फेज दोनों नीचे है। तुम गौर से देखो, ये जो आया था ये 60 डिवाइडेड बाय 2 into 3 था, ये है इज इक्वल टू 10। समझ गए? इसलिए ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखो, गलती कभी मत करना। ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। इसका मतलब ये है कि आदमी बोल रहा है नंबर ऑफ स्लॉट्स, अब सांस तोड़ दिया उसने, पर पोल पर फेज। समझ गया ना? नंबर ऑफ स्लॉट्स उसने सांस तोड़ दिया, 60 के ऊपर कर दिया और नीचे बोला परपोल पर फेज, तो परपोल पर फेज यहां आ गया। गलत, याद रखिएगा, कभी गलती नहीं होनी चाहिए। तो एनीवे, m इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल पर फेज। ठीक है? तो इसका मतलब यह है कि तुमने एक पोल के नीचे m स्लॉट्स को यूज किया है, जो तुमने वहां देखा था। अब मैं फिर उस डायग्राम पे वापस जा रहा हूं। हाँ, तो इस डायग्राम पे समझो कि नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल पर फेज m है। तो अब देखो यहाँ कहाँ गया, पॉइंटर निकालता हूं मैं। ये पहला स्लॉट, ये दूसरा स्लॉट, हमने तो 5 स्लॉट का तुमको पिछली बार समझाया था, तो ये थर्ड स्लॉट, ये फोर्थ स्लॉट, ये फिफ्थ स्लॉट हो गया। मान लो कि ऐसे ऐसे m स्लॉट्स हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर डैश डैश दिखा दिया है। कंटिन्यू कर रहा है। तो अब सक्सेसिव बीटा एंगल के डिफरेंस पर तुमको वोल्टेजेस मिल गए, 1 का, उसके बाद 2। मान लो कि जैसे डायग्राम मैंने दिखाया था उसमें एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के हिसाब से सबसे पहले 1 पीक पे आया, फिर 2 पीक पे आया, फिर 3 आया, 4 आया, 5 आया, जितने हैं सब आकर के फाइनली आ गए। अब ये सारे जो कॉर्ड्स हैं ये सेंटर पे बीटा एंगल बना रहे हैं। तो ये टोटल एंगल बनाया इस रिजल्टेंट ने। तुम समझ रहे हो ना कि इसका रिजल्टेंट क्या हुआ? इसका रिजल्टेंट ये हुआ, ये सारे फेजर्स हैं ना बेटा, E plus E plus E plus E plus E back with triangular differences of बीटा, ये हुआ टोटल। तो ये तुमको मिलेगा एक कॉर्डेड वाइंडिंग में रिजल्टेंट। तुमको अरिथमेटिकल सम नहीं मिलेगा कि E प्लस E प्लस E प्लस E प्लस E M इंटू E मिल गया, जी नहीं, ये मिलेगा। अब ये कितना मिलेगा, इसी को हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। देखो, बहुत आसान है, समझ लो इस बात को। मान लो ये मैंने तुमको बता ही दिया कि ये जो ऐसे कॉर्ड्स होते हैं वो सब सेंटर पे भी अपना बीटा एंगल सब टेंड करते हैं। वर्ड्स देख रहे होगे, बीटा 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 बीटा, एंड ऑल दीज लाई ऑन द वर्टिसेस ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन। एक रेगुलर पॉलीगॉन के वर्टिसेस पर ये सारे आते हैं और ये रिजल्टेंट है। तो बहुत सिंपल हो गया। ज्यादातर किताबें इसको तुम लोगों को इतना कॉम्प्लिकेट करके दिखाएंगे कि तुम पागल हो जाओगे। मैंने सिर्फ कह दिया कि भैया इसका मान लो कि रेडियस आर है, यहां से यहां तक रेडियस आर है, जाहिर है हर जगह आर है। सर्किल है ना बेटा, ये सर्किल का हम सर्किल नहीं बना रहे हैं, सर्किल बनाने की जरूरत क्या है, ये सारा सर्किल है। और ये इसके कॉर्ड्स हैं, आर रेडियस है, समझ गया ना, आर रेडियस है। अब टोटल जो ये एंगल बना वो बना एम बीटा। एम बीटा जो एंगल बनता है ना बेटा, इसको कहते हैं फेज स्प्रेड। अगर इंक से मैं लिख पाऊंगा तो मैं लिख दूंगा यहीं पर, बाद में मिटा दूंगा। ये कहलाता है फेज स्प्रेड। ये जो एम बीटा है ना, देखो ना, जरा सा करो तो ये लाइन खींच देता है। ये है
कहलाता है फेज स्प्रेड। पता नहीं लिखने देगा कि नहीं। फेज स्प्रेड। इसका ऑल्टरनेटिव नाम लिखने की जगह मेरे पास नहीं है, तुम लोग लिख लो। फेज स्प्रेड को फेज ब्रेड्थ भी कहते हैं। शायद फेज ब्रेड्थ लिखने की देखो ना, और लिखते हैं तो ये ऐसा बन जाता है, और फेज ब्रेड्थ। इसको मैं ठीक नहीं कर पाता हूँ, अब इतना रिसर्च करने के बुढ़ापे में ज़रूरत भी नहीं है मुझे। इसका नाम होता है फेज स्प्रेड और फेज ब्रेड्थ, या फेज बेल्ट और फेज बेल्ट। देखो ऊपर लिख सकता हूँ ये और मैं देखो ना कैसे कर देता है। फेज बेल्ट, फेज बेल्ट। तो ये जो एम बीटा है इसको फेज स्प्रेड भी कहते हैं, फेज ब्रेड्थ भी कहते हैं, फेज की चौड़ाई, और फेज बेल्ट भी कहते हैं। एम बीटा, समझ गए। अब ये एम बीटा है तुम्हारा फेज बेल्ट। मैं अब इसको इंक को मिटाता हूँ, बहुत गंदा कर दिया इसने। ये ऑलिंग साइड, ठीक है। ये फेज बेल्ट हुआ। अब गौर से देखो, ये एक वर्टिकल लाइन है ना, लेजर पॉइंटर ले लेता हूँ। ये वर्टिकल लाइन है, ये भी तो 90 डिग्री है, और ये रिजल्टेंट की कॉर्ड है, जाहिर है यहाँ पर भी 90 डिग्री है। समझ रहे हो ना। अब इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये कि तुम गौर से देखो, ई रिजल्टेंट यहां से यहां तक गौर करो। साइन का फॉर्मूला याद है ना। अगर ये टोटल एम बीटा है तो ये एम बीटा बाई 2 होगा ना। जब ये एम बीटा बाई 2 होगा तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, आर साइन एम बीटा बाई 2। यहां से यहां तक आर साइन एम बीटा बाई 2। तो टोटल रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स आर साइन एम बीटा बाई 2। हाँ या ना, ठीक है ना। 2 आर साइन एम बीटा बाई 2। इसका मतलब यह है कि एक डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग आपको जो रिजल्टेंट दे रही है वो है 2 आर साइन एम बीटा बाई 2। अगर ये कॉन्सेंट्रेटेड होती और सारे के सारे कंडक्टर, सारे के सारे टर्न्स वोल्टेज ई ही इंड्यूस करते, और एम ऐसे होते टर्न्स, तब कितना वोल्टेज टोटल बन जाता, ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई एम इंटू ई। समझ गए। मतलब कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग वोल्टेज देती अरिथमेटिक सम ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई अप टू एम टाइम्स एम इंटू ई। अब गौर से देखो कि ये ई का वैल्यू क्या है। ये भी तो 90 डिग्री है, सेंटर से जा रहा है। ये अगर बीटा है तो ये बीटा बाई 2 है, हाँ या ना। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या हुई, बोलो, आर साइन बीटा बाई 2। यहां से यहां तक हुआ आर साइन बीटा बाई 2। तो पूरा ई कितना हो गया, 2 आर साइन बीटा बाई 2। बात खत्म। ई है 2 आर साइन बीटा बाई 2, और रिजल्टेंट हमको मिल गया 2 आर साइन एम बीटा बाई 2। यहीं से हमको मिल जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। क्या, कॉर्डेड वाइंडिंग में कॉर्डिंग फैक्टर था ना बेटा, जिसको पिच फैक्टर भी कहते थे और कॉइल स्पैन फैक्टर भी कहते थे। वैसे ही डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या है, इट इज द रेशियो
of the voltage obtained with a distributed winding to the voltage that could have been obtained with a concentrated winding. इस चीज को मैं ओपन बोर्ड पे अब तुमको समझाऊंगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या हो गया बच्चों? डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इसको मैं नाम दूंगा के डी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इज इक्वल टू, by definition, voltage obtained with a distributed winding. याद है क्या था? टू आर साइन m beta by 2 phase spread m beta by 2 2r sin m beta by 2 ये वोल्टेज रिजल्टेंट था विथ डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग 2r sin m beta by 2 and divided by the voltage that could have been obtained with a concentrated winding, और वो क्या होता? वो होता m into E, और E का वैल्यू बोलिए R sin बीटा by 2। क्या निकला? आर आर कैंसिल हो गया, ये m इंटू 2r था ना, कॉर्ड का आधा था ना बेटा, r sin बीटा बाई 2 तो कॉर्ड का आधा था, तो जो फुल कॉर्ड है वो 2r है ना, तो 2r कैंसिल हो गया। इसका मतलब यह है कि kd हो गया डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इज इक्वल टू साइन m बीटा बाई 2 divided by m sin beta by 2। m sin बीटा बाई 2 देखो कितना डेरिवेशन आसान है, उसको ज़्यादातर लोग बेतहाशा कॉम्प्लिकेटेड करके तुमको किताब में बताते होंगे, वो सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो देख लो, तुमको सारी चीज़ बिल्कुल समझ में आ जाएगी। यहाँ पर ब्रैकेट, ये ब्रैकेट साइन m बीटा बाई 2 बाई m साइन बीटा बाई 2। अब ये याद रखो कि m बीटा फेज स्प्रेड है, फेज स्प्रेड है। इस पर थोड़ी देर के बाद हम कुछ और बात करेंगे, लेकिन अभी तुम ये समझो कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है ये फंडामेंटल वोल्टेज का है। अगर nth हार्मोनिक के लिए हमको निकालना होगा KDN तो क्या करेंगे? बोलो, आंख बंद करके सोचो। जो आपने एंगल बिटवीन एडजेसेंट स्लॉट्स बीटा रखा था फंडामेंटल के लिए, वो n बीटा नहीं बन जाएगा? So simply you would have to replace beta by n beta for the nth harmonic। समझ गए? उससे पहले मैं तुमको ये बता दूं, देखो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को और भी कई नाम से जानते हैं।
डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर और स्प्रेड फैक्टर। और ब्रेड्थ फैक्टर और ब्रेड्थ फैक्टर, चौड़ाई का, ये सब नाम है इसी के। और ब्रेड्थ फैक्टर, नीचे इसमें जगह नहीं है, मुझे लाइन नजर आ रही है इसकी। आखिरी नाम इसका बेल्ट फैक्टर भी होता है बेटा। तो कहीं भी कुछ भी लोग पूछ दे सकते हैं, पागल मत हो जाओगे। ये सारे नाम इसी चीज के हैं। It is the ratio of the voltage obtained with a distributed winding to the voltage that could have been obtained with a concentrated winding. It is always sin m beta by 2 by m sin beta by 2 for the fundamental voltage. लिखने की जरूरत है? मुझे तो लगता है कि जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आगे चलिए। इसमें अब नेक्स्ट पेज पर ही जगह है। अब यह ध्यान रखो कि अब हमारी वाइंडिंग डिस्ट्रीब्यूटेड भी है और कॉर्डेड भी है। अब फंडामेंटल वोल्टेज के लिए वोल्टेज क्या हो गया? देन the EMF equation becomes EPH is equal to KC multiplied by KD, KC into KD, and then multiplied by the original root 2 pi F phi multiplied by the number of turns per phase, NPH. This is volts per phase. Volts per phase. Now this one is valid for bolo. Valid for bolo. Valid for नहीं पता, corded and distributed winding. Corded and distributed winding. ये तुम्हारा फाइनल इक्वेशन हो गया। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। आमतौर पर मैं ग्रीन से हाईलाइट करता हूँ, यहाँ भी कर देता हूँ। इसको याद रखो हमेशा। वोल्ट्स पर फेज is Kc Kd into root 2 pi Fy into NPH, volts per phase. Where Kc is cos alpha by 2, where alpha is the chording angle, and Kd is sin m beta by 2 by m sin beta by 2. Alright? Good. अब चलिए, Kc और Kd को हम लोग मिला करके कर देते हैं Kw, EPH। चलो रेड इंक आ गई है तो रेडी से लिख देते हैं। EPH is equal to
KW multiplied by root 2 pi F5 into NPH, volts per phase. Where Kw is known as winding factor. It is the product of cording factor and distribution factor, where Kw is equal to Kc multiplied by Kd is equal to winding factor. दोनों चीज आपने कर दी तो वाइंडिंग में, तो हमने उसका नाम दे दिया वाइंडिंग फैक्टर। आप अलग अलग भी याद रखिए केसी और केडी को, लेकिन अल्टीमेटली जब आपका वोल्टेज मॉडिफाई हो जाता है वो वाइंडिंग फैक्टर से हो जाता है। मतलब एक ऐसी वाइंडिंग हम लोग यूज करते जो बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड होती और फुल पिच्ड होती, उसमें जो वोल्टेज मिलता उसके मुकाबले में अब आपको वोल्टेज के डब्ल्यू से मल्टीप्लाई होकर मिलेगा, के सी मल्टीप्लाइड बाई के डी, जो आप कॉर्डिंग भी कर देंगे और डिस्ट्रीब्यूशन भी कर देंगे। समझ गए? तो अब मैं थोड़ा अब आगे बढ़ता हूँ, nth हार्मोनिक की बात करता हूँ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर द nth हार्मोनिक, जगह है यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर nth हार्मोनिक। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर for nth हार्मोनिक वोल्टेज। देखो, simply replace beta by n beta. Simply replace the angle beta, angle between adjacent slots, simply replace beta by n times beta. By n beta. Then KDN को क्या लिखोगे? रेड से लिख देता हूँ। Then KDN is equal to फॉर्मूला ओरिजिनल याद है ना, सिर्फ बीटा एन बीटा से रिप्लेस करना है। साइन एम बीटा था, अब क्या करना है, m इंटू n बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय
बोलिए। m sin n beta by 2। साइन m n बीटा बाई 2 बाई m sin n बीटा बाई 2, ये हो गया आपका nth हार्मोनिक का kd, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर करस्पॉन्डिंग टू nth हार्मोनिक। अब यहां से तुमको पता चलेगा कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर और अकॉर्डिंगली मेनली डिस्ट्रीब्यूशन कितना इफेक्ट करती है हार्मोनिक्स को। एग्जाम्पल से तुमको समझ में आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर तुमको दिखाता हूं पहले अलग से, फिर बाद में वाइंडिंग फैक्टर भी दिखाऊंगा। मैं तुमको नेक्स्ट पेज पर ले चलता हूं। एक एग्जांपल उसी उसी मशीन का दिखा रहा हूं। अभी दिखाया था ना, नंबर ऑफ स्लॉट्स इज इक्वल टू 60। बीटा इज इक्वल टू, या चलो शुरू से कर देता हूं, फिर लिख देता हूं। टू 210 मेगावाट वाला जनरेटर है। BHEL जनरेटर, BHEL जनरेटर, रशियन डिजाइन। सब रशियन डिजाइन वाले जनरेटर्स थे, अभी लगे हुए हैं कई जगह। जैसे कि मैंने बताया तुमको, नंबर ऑफ स्लॉट्स थे 60। नंबर ऑफ स्लॉट्स is equal to 60. Number of poles 2. Number of poles 2. Number of phases 3. और कॉइल स्पैन था coil span from slot 1, coil span is from slot 1 to 26. From slot 1 to 26, मतलब स्लॉट नंबर 1 का जो रिटर्न था वो स्लॉट नंबर 31 में नहीं था। फुल पेज में 31 में जाना चाहिए था ना, 60 स्लॉट ने बेटा, तो 31 में जाना चाहिए था वन से निकल करके, 26 ही में जाता है। मतलब शॉर्ट पिच कितना स्लॉट से हो गया, 5 स्लॉट से। दैट इज short pitched, that is short pitched by 5 slots. अल्फा क्या हो गया,
बोलो, कोऑर्डिनेट एंगल क्या हो गया? नहीं समझ आता है? अरे बुद्धू, 60 स्लॉट है, 360 डिग्री पर है। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कोई चक्कर नहीं, दो ही पोल है तो दोनों बराबर हैं। तो 60 स्लॉट 360 डिग्री, तो एंगल बिटवीन एडजेसेंट स्लॉट्स कितना हो गया? तो 60/60, 6 डिग्री। 6 डिग्री माना बेटा। और शॉर्ट पिच कर दिया तूने 5 स्लॉट से, तो 30 डिग्री। वही हम लोग कोऑर्डिनेट एंगल रखते भी हैं। इसलिए यहाँ बीटा है जो है वो तो हो गया वही जो मैंने तुमको निकाल दिया था, नंबर ऑफ स्लॉट्स, एंगल बिटवीन एडजेसेंट स्लॉट्स, 60 डिग्री डिवाइडेड बाय, बोलो, 60 स्लॉट्स। स्लॉट्स के टर्म से बोल रहे हैं, छोड़ो इसको। हंड्रेड एट्टी डिग्री डिवाइडेड बाय 180 डिग्री डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल। 60/2 कितना हो गया जो पहले निकाला था? बताया था ना, 6 डिग्री इलेक्ट्रिकल। बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल, 6 डिग्री इलेक्ट्रिकल। अच्छा, अब यहाँ पर अल्फा क्या हो गया? एंड कोऑर्डिनेट एंगल अल्फा is equal to 5 into 6 degree is equal to 30 degree. Alpha is equal to 30 degree. इसके बारे में डिस्कशन बहुत हो चुका पिछली बार तो। 30 डिग्री है इलेक्ट्रिकल, ठीक है? जगह है नीचे, हाँ थोड़ी जगह है। अब यहाँ पर m क्या हो गया? Here m is equal to number of slots per pole per phase, 60/2/3 का मतलब हो गया m is equal to n। नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल पर फेज आ गया 10, ठीक है? अब यहां से तुम को हम केडी निकलवाते हैं फंडामेंटल का। देन केडी इज इक्वल टू, बोलो, कैलकुलेट कर सकते हो? साइन m β/2 बाय m साइन β/2। कैलकुलेट करो। ये फंडामेंटल का केडी है, 50 हर्ट्ज वोल्टेज का। कर सकते हो? दिखाता हूं मैं तुमको। साइन
m beta by 2. देखो मैंने पूरा एक्सप्रेशन ही लिख दिया है, ये इसलिए लिख दिया है कि हार्मोनिक्स के लिए भी मैं ऐसे ही कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर दूंगा। अब देखो ये कितना आ रहा है, 0.955366 करके आ रहा है ये। और देखो मैं लिख देता हूँ, 4 प्लेस पर छोड़ दूंगा। नजर आ रहा है तुम लोगों को? इज इक्वल टू 0.955366 को 4 कर दो, यह है के डी। इसका मतलब यह है कि तकरीबन अगर 0.96 ही मान लो तो 4% डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से वोल्टेज रिडक्शन हो गया है। अब कॉर्डिंग की वजह से कुछ हुआ होगा, उसको भी चेक कर लेंगे, पहले जरा डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लें। चलो कॉर्डिंग भी कर ही देते साथ। एंड के सी कॉर्डिंग की वजह से कॉस अल्फा बाई 2, अल्फा 30 डिग्री, तो के सी क्या हो गया, के सी हो गया कॉस 15 डिग्रीज। इसको तो डायरेक्टली कॉस 15 से निकाल देते हैं। कॉस 15 है बेटा 0.9659, 0.9659। तो अब बताओ कि कॉर्डिंग की वजह से तकरीबन 3% हमने लूज किया वोल्टेज। फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से तकरीबन 4% समझ लो लूज किया। तो टोटल जो रिडक्शन हुआ वो इंडिकेट करेगा के डब्ल्यू। तो के डब्ल्यू क्या हो गया, इंपॉर्टेंट फाइनली तो ये है ना बेटा। इसलिए द वाइंडिंग फैक्टर के डब्ल्यू फॉर द फंडामेंटल इज इक्वल टू के सी इंटू के डी। वैल्यू पुट करो। अगर मैं इसी राउंडेड ऑफ वैल्यू पे तुमको बता दूं, हालांकि डायरेक्टली भी किया जा सकता था, के सी के डी डायरेक्टली भी किया जा सकता था, बल्कि वो तरीका भी मैं तुमको दिखा दूं, दिखाता हूँ। इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया 0.9228। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, के सी के डी को मल्टीप्लाई कर दिया। ये फंडामेंटल का वाइंडिंग फैक्टर है बच्चों, 0.9228।
जो फंडामेंटल का है। इसका मतलब ये है कि तकरीबन 8% फंडामेंटल वोल्टेज तुमने लूज किया, बिल्कुल किया। कोल्डिंग और डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से तुमने फंडामेंटल वोल्टेज को 8% लूज किया। ठीक है, अब आओ कि फायदा क्या क्या हुआ। मेनली हार्मोनिक्स में, हार्मोनिक्स की तरफ चलते हैं। देखो, फॉर द nth हार्मोनिक, यहां पर तो जगह पर नहीं है, तुम ये बताओ कि पहले मैं तुमको केडी दिखाता हूं। केडी ब्लैक्स दिखाता हूं। KD3, थर्ड हार्मोनिक वाला क्या होगा? KD3, बोलो, निकालो बेटा, तुम लोग खुद से निकालो ना जल्दी से। KD3 साइन बीटा की जगह एन बीटा लिखना याद है ना? साइन M इंटू बीटा की जगह लिखना है एन बीटा, तो 3 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया साइन M इंटू एन बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 10 साइन एन बीटा बाई 2, एन 3 बीटा 6 बाई 2, कैलकुलेट करो कितना हो गया। KD3 मैं अब एक जनरल फॉर्मूले पर डाल रहा हूँ, तुम लोग देख लोगे कि उससे कितनी आसानी हो जाती है। रिप्ले फंक्शन तुम लोग जानते हो ना? नहीं जानते हो? नहीं जानते हो तो सीखो। ये कैलकुलेटर है, ये अलाउड है यूपीएससी में भी। इसके एडवांस भी कैलकुलेटर है, नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर होना चाहिए। नॉन प्रोग्रामेबल साइंटिफिक कैलकुलेटर्स आर अलाउड, समझ गए? तो मैं कर रहा हूँ इसका कैलकुलेशन। देखो, ये है KD3 के लिए मैंने कैलकुलेटर में जो डाल दिया है, इसका वैल्यू आ गया 0.9392 इज इक्वल टू जी ब्लैक होना चाहिए KD3 इज इक्वल टू 0.6392, 0.6392 थर्ड हार्मोनिक के लिए। 0.64 समझो इसको। इसका मतलब ये है कि तकरीबन 36% रिडक्शन हुआ है सिर्फ अभी ये डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद। लेकिन हम लोग वी जस्ट डोंट बॉदर अबाउट द थर्ड हार्मोनिक वोल्टेज, समझ रहे हो ना? वी जस्ट डोंट बॉदर। तो अब देखा जाए KD5, KD5 के लिए मैं इसके रिप्ले फंक्शन में जाता हूँ। तुम लोग रिप्ले फंक्शन यूज करना जानते हो? नहीं जानते हो? रिप्ले फंक्शन में जा करके मैं सिर्फ 10 इंटू 3 जो है ना, 3 को 5 कर दूंगा, बाकी सब सेम रह जाएगा।
into 6 degree divided by 2, whole divided by 10 sine 5 into 6 by 2. ग्रिड निकल गया, उसको बना ही देता हूँ। ये कितना आ जाएगा? ये हो गया इज इक्वल टू KD5। देखो मैं कैलकुलेटर में सिर्फ इस 3 को 5 करने वाला हूँ। रिप्ले में चला गया, रिप्ले में जाने के बाद 10 इंटू 3 था ना, उसको डिलीट करके 5 कर दूंगा और उसके बाद नीचे भी 5 कर दूंगा। अब उससे जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 0.193185 वगैरह है। उसको राउंड ऑफ करूंगा और से देख लो 0.1932 कर दो, 32। ये 3 है, ये 3 है। जीरो पॉइंट वन नाइन थ्री टू। अब इसी तरीके से KD7 कर लिया जाए। KD7 सेवेंथ हार्मोनिक का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर KD7 is equal to sine 10 into 7 into 6, 10 into 7 into 6 degree divided by 2, whole divided by m sine n beta by 2, 10 sine 7 into 6 degrees by 2. This gives you KD7 इक्वल टू, मैं इसका रिप्ले में जा करके उस 5 की जगह 7 कर दूंगा और कुछ नहीं करूंगा। सबकी जगह 7 कर दिया।
यह आ गया -0.1395 87। निगेटिव साइन के लिए बॉदर मत करो, वो सिर्फ वोल्टेज की पोलैरिटी को बदलता है। -0.1395 1395, ये तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हो गया। तो जब आप डिस्ट्रीब्यूशन और कॉर्डिंग दोनों कर रहे हैं तो वाइंडिंग फैक्टर इंपॉर्टेंट है। तुमने देखा होगा कि फंडामेंटल का जो वाइंडिंग फैक्टर था वो ऑलमोस्ट तुमको दे रहा था कि जैसे 8% फंडामेंटल का रिडक्शन हो गया हो। तो हार्मोनिक्स का रिडक्शन क्या होगा, अब ज़रा चेक किया जाए। उसके लिए मैं कॉर्डिंग फैक्टर भी डिफरेंट हार्मोनिक्स का यहीं पे निकाल देता हूँ। थोड़ी जगह है ना, इसको ब्लू से निकाल देता हूँ। KC3 cos n alpha by 2 is equal to cos 3 into 30 degrees by 2। तो इसने तुमको दे दिया थर्ड हार्मोनिक का कॉर्डिंग फैक्टर KC3, n नहीं 3। KC3 इक्वल टू 15 दूनी 30, cos 45 डिग्री 0.7071 होगा। cos 45 डिग्री 1/√t होता है ना, 0.7071, 0.7071। KC5 देखा जाए, फिफ्थ हार्मोनिक वाला KC5 is equal to cos 5 into 30 degrees divided by 2। तो 75 डिग्री का समझो कि निकालना है। तो KC5 is equal to 75 degrees। यह आ गया 0.2588। 0.2588। सेवेंथ हार्मोनिक का भी उतना ही होगा, इसलिए कि द रिड्यूस द बेल्ट हार्मोनिक्स इक्वली। 30 डिग्री पे जो कॉर्डिंग एंगल हम लोग रखा था, उसकी मेन वजह यही थी कि बेल्ट हार्मोनिक्स को इक्वली रिड्यूस कर देता है। वो पहले भी हम तुमको दिखा चुके हैं। ये cos 7 इंटू 30 डिग्रीज डिवाइडेड बाई 2 हो गया। तो KC7 निगेटिव साइन के साथ इतना ही आ जाना चाहिए। KC5 इज इक्वल टू 15 से 105 डिग्री हो गया ना। 1052। तो ये आ गया -0.2588 इज इक्वल टू -0.2588। अब हम लोग वाइंडिंग फैक्टर देखो। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ने यहाँ थर्ड हार्मोनिक को तकरीबन 36% रिड्यूस कर दिया। यहाँ पे तकरीबन समझो कि 80% रिड्यूस कर दिया फिफ्थ हार्मोनिक को। यहाँ पर तकरीबन ये 14 हो गया ना, तो 86% रिड्यूस कर दिया। ये डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हुआ।
कॉल्डिंग ने इंडिविजुअली क्या किया था, थर्ड हार्मोनिक को तो सिर्फ तकरीबन 30% रिड्यूस कर पाया था, फिफ्थ को 74% और सेवन्थ को 74% कर पाया था। लेकिन अब दोनों फैक्टर्स मिला करके, क्योंकि हम लोगों ने कॉल्डिंग भी की है और डिस्ट्रीब्यूशन भी किया है, तो अब चलते चलते हम लोग ये ज़रूर देख लें कि वाइंडिंग फैक्टर इन हार्मोनिक्स का क्या हुआ। इसलिए कि वाइंडिंग फैक्टर जो फंडामेंटल का था, वो तो था 0.9228 मतलब तकरीबन 8% हम लोगों ने 50 हर्ट्ज का फंडामेंटल वोल्टेज को लूज किया। तो ज़रा थर्ड हार्मोनिक को देखा जाए कि ये कितना कम हुआ। भाई इतनी मेहनत किया है तो के डब्ल्यू चेक किया जाए ना। तो हाँ, अब तुम्हारे लिए के डब्ल्यू निकाल रहे हैं, लाल से निकाल देते हैं और इसी पेज पर निकाल देते हैं, यहीं से निकालते हैं के डब्ल्यू, यहीं पे निकाल देते हैं, यहाँ पर जगह है, यहाँ से निकाल देते हैं, इतनी जगह में निकल जाएगा। और जगह है, हाँ बस चलेगा। देखो, फाइनली फाइनली लिख देता हूँ, फाइनली के डब्ल्यू थ्री इज इक्वल टू के सी थ्री multiplied by KD3 is equal to KC3 0.7071, यहीं पे कर देता हूँ, तुम्हारे सामने कर रहा हूँ, 0.7071 मल्टीप्लाइड बाई KD3 का है भाई 0.6392 इंटू 0.6392, ये देख लो, ये थर्ड हार्मोनिक का वाइंडिंग फैक्टर निकलने वाला है, इज इक्वल टू 0.4519, 7 है तो 0.452 कर लो, 0.452, मतलब 45% अब भी रह गया है थर्ड हार्मोनिक, अपने मैक्सिमम जो हो सकता था उसका 45% आ गया है, 55% रिडक्शन हो गया है, 45% आ गया है, अभी है। लेकिन वी डोंट केयर अबाउट थर्ड हार्मोनिक, मैं तुमको बता चुका हूँ, इसलिए कि स्टार कनेक्शन या डेल्टा कनेक्शन दोनों में लाइन में ये वोल्टेज नहीं होता है, हाँ फेज में ज़रूर होता है। जानते हो, फेज में थर्ड हार्मोनिक प्रेजेंट्स को बहुत से लोग प्रोटेक्शन में यूज़ कर लेते हैं। ये जो जनरेटर है ना तुम्हारा BHEL वाला, रशियन डिज़ाइन वाला, उसके स्टेटर अर्थ फॉल्ट के 100% प्रोटेक्शन के लिए यही थर्ड हार्मोनिक वोल्टेज वाली रिले यूज़ किया जाता है। तो ये बड़ा काम की चीज़ उसके लिए हो जाता है। एनीवे, वो सब दूसरी बात है, पावर सिस्टम वाले पढ़ाएंगे तो पढ़ लोगे। अब यहाँ पर फिफ्थ हार्मोनिक जो बेल्ट हार्मोनिक का पार्ट होता है, ये है KC5 इंटू KD5, KC5 इंटू KD5, अब इसका वैल्यू पुट किया जाए, KC5 तुम्हारा है 0.2588, 0.2588 मल्टीप्लाइड बाय KD5 था 0.1932, 0.1932, ये देखो इज इक्वल टू 0.500, और देख लो, तो फिफ्थ हार्मोनिक तो बिल्कुल 95% चला गया बेटा,
0500, 00 लिखने की जरूरत क्या है? 95% रिडक्शन हो गया। अब फाइनली KD7 देखा जाए, KW7, KD नहीं, KW7 देखा जाए। KW7 है KC7 कॉर्डिंग फैक्टर, सेवेंथ हार्मोनिक वाला, मल्टीप्लाइड बाय KD7 डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, सेवेंथ हार्मोनिक वाला, KD7। इसका वैल्यू पुट करके देखो, KC7 है, यहाँ पर KC5 लिख दिया, KC7 था ना यार। इसको मिटाओ, बुढ़ापे में यही सब होता रहता है। सेवन करो इसको। ये सब तुम लोग खुद ही करेक्ट कर लिया करो, मेरे भरोसे बहुत मत नहीं रहा करो। इस किस्म की गलतियां इस उम्र में होती रहती हैं। KC7 इंटू KD7 हम कर रहे हैं, दोनों निगेटिव है। KC7 है माइनस, माइनस में लिखूंगा, -0.2588 मल्टीप्लाइड बाय KD7 भी तो माइनस है, इंटू -0.1395। देख लो, ये है, ठीक है, इज इक्वल टू 0.0361, 0.0361। पोलैरिटी भी ठीक कर दिया इसने, दोनों माइनस माइनस करके प्लस हो गया, -0.0361। समझे? तो इस तरीके से वाइंडिंग फैक्टर ने अल्टीमेटली क्या किया कि फंडामेंटल को तो 8% कम कर दिया, ठीक है, लेकिन हार्मोनिक्स को देखो ना, थर्ड हार्मोनिक के लिए तो हम लोग बॉदर भी नहीं करते हैं, लेकिन उसको भी 55% कम कर दिया तकरीबन। फिफ्थ हार्मोनिक को 95% कम कर दिया, और सेवन्थ हार्मोनिक को तकरीबन, अगर इसको 0.04 कर लो तो 96% कम कर दिया। इसीलिए अब इस बात को याद रखो, ये कॉर्डिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में हमने बहुत सारी तुमको बात बताई थी कि कॉर्डिंग किया तो मीन लेंथ ऑफ ईच टर्न कम हो गया तो कॉपर बच गया, रेजिस्टेंस कम हो गया तो कॉपर लॉस कम हो गया, तो एफिशिएंसी बेटर हो गई। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर में हमने कहा कि आयरन कितना हमने बचा लिया, आयरन का वज़न कम हो गया, कॉस्ट कम हो जाएगी, हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अलोंग द सेम पेरीफेरी, तो सबका साथ सबका विकास टाइप की चीज़ हो गई। वोल्टेज का डिफरेंस थोड़ा आ गया, लेकिन अल्टीमेटली जो हार्मोनिक्स थे, देख लो कितने कम हो गए। इसलिए अगर तुमसे कोई ये पूछे कि भाई कॉर्डिंग और डिस्ट्रीब्यूशन करने का मेन इफेक्ट, मेन एडवांटेज क्या है, तो एक जबान से बोलना, प्रोड्यूस द हार्मोनिक्स इन द जनरेटेड वोल्टेज वेव फॉर्म। जनरेटेड वोल्टेज वेव फॉर्म में हार्मोनिक्स का रिडक्शन इसका मेन पर्पस है। समझ गए? इसलिए कि हम चाहते तो यही था ना बेटा कि 50 हर्ट्ज बिल्कुल प्योर साइनसॉइड मिले, एकदम 20 मिली सेकेंड वाला टाइम पीरियड वाला प्योर साइनसॉइड मिले। लेकिन वो तब मिलता ना जबकि डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस कंप्लीटली साइनसॉइडल होता। मैं तुमको बता चुका हूं कि वो सब मुमकिन क्यों नहीं होता है। और छोड़ो ना, प्रैक्टिकल लाइफ में तुम जाओ, तुम BHEL जा करके पूछो कि हम लोगों को सर ने पढ़ाया था कि सिलिंड्रिकल रोटर में मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्न्स आप दीजिएगा इंटरपोल एक्सिस के पास, और जैसे जैसे पोल की तरफ बढ़िएगा आप नंबर ऑफ टर्न्स को साइनसॉइडली कम करते चले जाइएगा, और मिनिमम नंबर ऑफ टर्न्स दीजिएगा बिल्कुल पोल के सेंटर के अगल बगल सालट में। क्या है कि क्या बक रहा है बे, तू पैसा देगा?
अब तुम कि क्या हुआ, बोलेगा कि अगर हम डिफरेंट नंबर ऑफ टर्न्स देने लगे तो हमको हर स्लॉट का साइज डिफरेंट करना पड़ेगा। अब सोचो, किसी में 30 टर्न देना है, किसी में 26 टर्न देना है, किसी में 24 टर्न देना है, किसी में 20 टर्न देना है, किसी में 15 टर्न देना है, तो सबका अलग अलग स्लॉट साइज होगा ना। तो डाई का पैसा कौन देगा? स्टेटर रोटर के कोर पे जो हम काटेंगे स्लॉट, डाई की जरूरत होगी ना, करोड़ों रुपए की जो डाई आती है, कितनी डाई खरीदेंगे, तू पैसा देगा? तुम कहो कि सर तो लेकिन बोले थे, तो बोले कि सर से पैसा लिया। इसलिए बेटा प्रैक्टिकल लाइफ में ये सब नहीं किया जाता है। तुम देखोगे, अभी मैं देख रहा था कोई 500 मेगावाट का जनरेटर था, अ, उसमें मैं देख रहा था कि पोल्स, इंटरपोलर एक्सिस के बगल में जितने स्लॉट्स थे उनमें सब में 9 9 टर्न देता चला गया। पोल पर जब पहुंचने वाला था तो आखिरी पोल के बगल में जो स्लॉट था उसमें 6 टर्न दे दिया। क्या मतलब? मतलब आप जो स्टेप बनाया उसमें 9 टर्न 9 टर्न 9 टर्न हर जगह रहा, बाद में जाकर के 6 टर्न कर दिया, तब थोड़ा सा मेनली स्टेप वेव फॉर्म साइनसॉइड की तरह बना दिया। तो इसका मतलब कि हार्मोनिक्स तो होते ही हैं, तो हार्मोनिक्स को रिड्यूस करने के लिए हम ये करते हैं। समझ गए? कोई स्लॉट वगैरह का अलग अलग नहीं करेगा, कितना पैसा लगाएगा, कोई पागल है क्या? प्रैक्टिकल लाइफ में यही सब फर्क पड़ता है। तो ठीक है बच्चों, अब इस वीडियो को मैं ख़त्म कर देता हूँ, इसका ग्रिड वगैरह मिटा देता हूँ। इसकी ग्रिड मिटा दिया, ठीक है। प्रीवियस वाले भी तो ग्रिड हमने बीच में मिटा दिया था। राइट, चलो ठीक है बच्चों, तो अब इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर देता हूँ। देख लूँ कि रिकॉर्ड भी हो रहा था कि नहीं। रिकॉर्ड हो ही रहा होगा। चलो ठीक है, तो हैव ए नाइस डे, आई विश ऑल द बेस्ट। ठीक है बच्चों, गुड बाय, गुड लक। अब मैं रिकॉर्डिंग को यहीं से स्टॉप कर देता हूँ।